ऐसा क्यों है कि हमारा पड़ोसी चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है और इंडिया बस देखता जा रहा है? दोस्तों, इसका रीजन कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में छिपा है। आज चाइना इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली इंडिया से काफी आगे निकल चुका है। इंडिया पीछे रह गया है। साथियों, हमारा पड़ोसी चाइना, जिसे इंडिया की आजादी के 2 साल बाद आजादी मिली, 1960 से 1990 तक इंडिया और चाइना ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में लगभग एक ही लेवल पर थे। जहां 1990 में इंडिया की जीडीपी 320 बिलियन डॉलर की थी, वहीं चाइना 360 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इंडिया से थोड़ा आगे था। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए तो 1990 में चाइना की पर कैपिटा जीडीपी 317 डॉलर थी, वहीं इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 367 थी। यानी इंडिया चाइना से थोड़ा आगे था। कहने का मतलब है कि 1960 से 90 के बीच में इंडिया और चाइना लगभग एक जैसी ग्रोथ रेस में दौड़ रहे थे। लेकिन फिर अचानक 1990 में ऐसा क्या हुआ कि इस रेस में चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। इतना पीछे कि आज इंडिया की जीडीपी 3.93 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, वहीं चाइना 18.53 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ खड़ा है। पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात करें तो उसमें भी चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा है। चाइना का एक इंसान साल में $25,000 यानी 21,51,000 रुपए कमाता है, वहीं इंडिया का एक इंसान एवरेज $10,123 यानी लगभग 8,70,000 रुपए ही कमा पाता है। आज जहां आजादी के 78 साल बाद भी इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है, वहीं चाइना 97% लिटरेसी रेट के साथ खड़ा है। जीडीपी और लिटरेसी रेट तक तो सब ठीक था, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी इंडिया चाइना से पीछे है। जहां इंडिया में एक इंसान 70 साल की औसत जिंदगी जी रहा है, चाइना में एक इंसान की एवरेज उम्र 78 साल तक पहुंच चुकी है। चाइना इंडिया से इतना आगे निकल चुका है कि अब इंडिया को चाइना से लगभग 95 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन बदले में इंडिया चाइना को सिर्फ 11.48 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर पाता है। यही वजह है कि अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट गैरी कोहन चाइना को एशिया का इकोनॉमिक इंजन कहते हैं, और शायद पॉपुलेशन ही इकलौता ऐसा मेजर सेक्टर है जिसमें इंडिया चाइना से आगे निकल पाया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडिया ने ऐसी कौन सी गलती की जो इंडिया इस रेस में इतना पीछे रह गया, और चाइना ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज अपनाई जो सुपर पावर बन गया। क्या इंडिया में डेमोक्रेसी का होना और चाइना में डिक्टेटरशिप का होना इसका एक रीजन हो सकता है? क्या इंडिया का कास्टिज्म, रिलीजन, कल्चर इसका कारण हो सकता है, या फिर इंडिया में कुर्सी के लिए की जाने वाली पॉलिटिक्स भी इसका रीजन हो सकती है? तो चलिए विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि हम सब ये जानते हैं कि किसी भी देश को अगर उन्नति की ओर ले जाना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सुशिक्षित समाज ही देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। साल 1947 में इंडिया और फिर साल 1949 में चाइना को जब आजादी मिली, तब दोनों देश के लीडर्स को भी इस बात का एहसास था। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों देशों ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो अप्रोच अपनाया वह एक दूसरे से बहुत अलग था। सबसे पहले चाइना की अगर हम बात करें तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत से ही चाइना ने एजुकेशन सिस्टम का बॉटम टू अप अप्रोच अपनाया, यानी नीचे से ऊपर जाने का सिस्टम अपनाया, जिसमें चाइना ने सबसे पहले बेसिक एजुकेशन और फिर हायर एजुकेशन पर फोकस किया। साल 1905 आते आते चाइना में मॉडर्न और ग्लोबल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेडिशनल इंपीरियल एग्जामिनेशन सिस्टम को हटा दिया गया। साल 1908 के आसपास उसकी जगह फर्स्ट नेशनल एजुकेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत पूरे चाइना में प्राइमरी स्कूलिंग और बेसिक एजुकेशन को प्रमोट किया गया। 1922 में सिविल वॉर के दौरान चाइना ने 6 साल का प्राइमरी एजुकेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से 1949 आते आते चाइना में लिटरेसी रेट काफी बढ़ गया। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, तो उनके कार्यकाल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए चाइना का एजुकेशन सिस्टम वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस करने लगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड वर्कर तैयार हो सकें, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसा ही हुआ, क्योंकि बेसिक एजुकेशन चाइना में ज्यादातर लोगों को मिल चुका था, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कई लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज लेने शुरू कर दिए, जिससे उन्हें फैक्ट्रीज में रोजगार मिलने लगा, चाइना को ग्रोथ मिलने लगी।
1976 में माओ की डेथ के बाद जब डेंग जियोपिंग ने सत्ता संभाली तो उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन को खत्म किया और माओ की सभी नीतियों को बदलने की शुरुआत की। उन्हीं के काल में चाइना का एजुकेशन सिस्टम मजबूत हुआ। साल 1985 में ही डेंग जियोपिंग ने 9 साल का कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ इसी दौरान चाइना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन के लिए कई सारे यूनिवर्सिटीज बनाई गई। वोकेशनल ट्रेनिंग्स पर भी फोकस किया गया। बेसिकली अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए तो 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर माओ जेडोंग के रेजिम की शुरुआत तक चाइना ने बेसिक प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया और फिर माओ के एरा के बाद सेकेंडरी और वोकेशनल एजुकेशन पर, और फिर डेंग जिनपिंग के एरा में टर्शरी एजुकेशन पर फोकस किया गया। इंडिया में इसका बिल्कुल उलट हुआ। टॉप टू डाउन अप्रोच अपनाई गई, जिसमें आजादी के पहले तक अंग्रेजों ने सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस किया क्योंकि उन्हें ब्रिटिश रूल में काम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लर्क्स और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स ही बनवाने थे। उन्हें इंडिया की इंटरनल ग्रोथ और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद भी जब इंडियन लीडर्स ने बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के बजाय सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन लाइक आईआईटी, आईआईएम पर फोकस किया तो 1991 से 90 के बीच इंडिया में लगभग 5 आईआईटी बनवाए गए। लेकिन बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ना होने की वजह से इंडिया में इलिटरेसी बढ़ती चली गई। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की, जिसके तहत इंडिया में रूरल रीजन्स में बेसिक एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास किया गया। 1990 के बाद जाकर इंडिया में बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गई। यह साल 2009 में ही था जब इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत हुई। यानी चाइना के मुकाबले इंडिया को बेसिक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस समझने में दशक लग गए। इंडिया के इसी टॉप डाउन अप्रोच के चलते 1990 के दौरान जहां चाइना का लिटरेसी रेट 77% था, वहीं इंडिया का 48% पर ही अटक गया था। इसके अलावा भी चाइना और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में 2 और बड़े डिफरेंस थे, जिनकी वजह से चाइना इंडिया के बीच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बड़ा गैप बन पाया। जैसे चाइना के शुरुआती दिनों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बजाय क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट पर फोकस किया गया। सिंपल शब्दों में कहें तो 1950 तक चाइना में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी बच्चों के स्कूल में एडमिशन बढ़ाने पर फोकस किया गया। जब एनरोलमेंट रेट 70% तक पहुंच गई, उसके बाद चाइना में क्वालिटी टीचर्स की हायरिंग करके टीचर स्टूडेंट रेशो पर फोकस किया गया। साथ ही टीचर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाना शुरू हुई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में एनरोलमेंट रेट और एजुकेशन का एक्सेस बढ़ाने की जगह हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने, टीचर्स की सैलरी बढ़ाने पर फोकस किया गया। यह 1990 के बाद ही था जब इंडिया में मास एजुकेशन पर यानी ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट पर ध्यान दिया गया। लेकिन इसकी वजह से क्वालिटी और एजुकेशन पर गहरा असर पड़ा। 1950 से लेकर 2010 तक इंडिया और चाइना दोनों का एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट रेशो सेम ही था। हालांकि 1950 से 1980 के बीच कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट फॉरवर्ड लीप के चलते यह रेशो चाइना में फ्लक्चुएट हुआ। इसके बाद आज इंडिया और चाइना के एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन एजुकेशन को लेकर रिसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का गहरा अभाव है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया में क्लास 3rd से 76% स्टूडेंट क्लास 2nd की बेसिक बुक भी नहीं पढ़ पाते। यही नहीं, क्लास 3rd के 66% और क्लास 5 के 70% स्टूडेंट बेसिक मैथ की प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पाते। जम्मू कश्मीर में तो यह सिचुएशन इतनी खराब है कि क्लास 8th के 52% स्टूडेंट क्लास 2 के सिंपल टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाए। अब इससे आप इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हालात समझ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अलावा इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूडाइस डेटा के अनुसार इंडिया में 1.5 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। इसके अलावा 67,000 स्कूल्स में बेसिक रेस्ट रूम भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर की ही बात करें तो जब गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने एक रिटर्न रिप्लाई में यह बताया कि गुजरात के 341 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल सिंगल क्लासरूम में चल रहे हैं। अब ऐसी हालत होगी तो कौन ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहेगा। यही वजह है कि रूरल इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट
67% से कम हो चुकी है। लेकिन चाइना में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। वहां पर मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर हाई टेक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, टीचर्स भी वेल ट्रेन्ड हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत हाई है। यही कारण है कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया 25वें पायदान पर है, चाइना 11वें पायदान पर। एजुकेशन के मामले में इंडिया और चाइना के बीच एक और डिफरेंस है जिसमें चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद की, वह है वोकेशनल एजुकेशन की प्रायोरिटी। आज भी इंडिया में वोकेशनल स्किल जैसे हेल्पर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन जैसे स्किल्स को लेकर काफी लो लेवल एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। वहीं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को इंडिया में काफी प्राइड की बात माना जाता है। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो 1949 से 2010 आते आते चाइना में 49% टर्शरी और 16% सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स ने वोकेशनल एजुकेशन ले ली थी। वहीं इंडिया में इसी दौरान 10% टर्शरी और सिर्फ 1% सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट ही थे जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन ली थी। यही वजह है कि इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की आज कमी है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंडिया और चाइना के अंदर ग्रेजुएशन में डिफरेंट सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है। आज चीन ने वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी में AI शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह पहल कहीं ना कहीं आज भी चीन को हमसे लगातार आगे कर रही है।